नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज एक बार फिर से बात राहुल गांधी की ही। राहुल पर मोर्चाबंदी। जी हां, संसद के बजट सत्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। राहुल गांधी के कारण सदन की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित भी रही। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार का अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता छीन सकती है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से ठीक पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए अपने सब्सटेंशियल मोशन का जिक्र किया। इस बीच राहुल ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि बीजेपी ने पत्रकारों को एक और कीवर्ड दे दिया है। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में राहुल के राष्ट्र विरोधियों से मिले होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर स्पीकर के चैंबर में अभद्रता का एक वीडियो भी सामने आया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव और सांसद हैं। उनका कहना है कि राहुल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आए, कोई भी मोशन आए या एफआईआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहुल लड़ते रहेंगे। इस बीच राहुल गांधी ने भी कहा है कि चाहे कोई भी मोशन या प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जाए, वो डरने वाले नहीं है, वो लड़ते रहेंगे। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी की लोकसभा में स्पीच सत्ता पक्ष से आर पार का क्या ये राउंड 2 है? क्या राहुल गांधी के साथ सत्ता पक्ष की सुलह की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कहा निशिकांत दुबे ने अपने सब्सटेंशियल मोशन को लेकर सदन के अंदर, और किरण रिजिजू का क्या कहना है जो स्पीकर के चैंबर में हंगामा हुआ था, जिसका वीडियो आज किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है, उसको लेकर सुनिए। रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत दुबे एक जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंशियल मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत। देखिए, मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि राहुल के खिलाफ मोर्चाबंदी एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्या राहुल गांधी के साथ सत्ता पक्ष का कोई अब सुलह नहीं हो सकता? बार बार राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं, और एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आने वाला था, जिसको सरकार ने वापस ले लिया। कहा कि हम अपना मन परिवर्तन किया और कहा कि सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाएगी, और जो कुछ
असंसदीय भाषा उनके भाषण का था, उसके हिस्से को, उन शब्दों को स्पंज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब निशिकांत दुबे के द्वारा सब्सटैंटिव मोशन लाया गया। ये जो सब्सटैंटिव मोशन होता है, इसके बारे में आपको बता दें कि कोई भी सदस्य निजी तौर पर यह मोशन ला सकता है। एक स्वतंत्र स्वनिर्धारित प्रस्ताव होता है ये, जिसे संसद या विधानसभा की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता को एक बार फिर से खतरा पैदा हो सकता है। आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। आज आपका तो रोल कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप इसको जरा बेहतर ढंग से समझाएंगे। हम लोग तो लगातार चर्चा करते हैं और इसी लिए कि बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को हम लोग समझें और अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आज आप 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कि पूरा समय मिलेगा और अपनी अपनी बात को आप लोग रख पाएंगे आराम से, विस्तार के साथ। शुरुआत सत्येंद्र त्यागी। बार बार यह कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि सदन सही ढंग से चले। पूरा जो सत्र का यह हिस्सा है वो हंगामे की भेंट ही चढ़ा। बजट पेश हुआ, उस पर जो भी चर्चा होनी थी वो चर्चा हुई, लेकिन उसमें जो शब्द आए उस पर लेकर फिर से हंगामा हुआ। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से लाने की बात कही गई थी, अब वो नहीं लाएंगे। कान ऐसे नहीं पकड़ के दूसरी तरफ से आप पकड़ रहे हैं। आपने निशिकांत दुबे को आगे कर दिया और सब्सटेंशिव मोशन वो लाने के लिए संसद में स्पीकर से अनुरोध किया है उन्होंने। मेरे भाई आनंद विजय सिंह जी, ब्रजेश यादव जी, अभिषेक अहलावत जी, इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं, इनको या तो ज्ञात नहीं है या ये लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। ये लोग गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, पीएडीए लेते हैं, आवास लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, और इनका जो ऑफिशियल वर्क है, जो ऑफिशियल जो काम होना चाहिए, वो संसद में होता है, सदन में होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सदन का पूरा कार्यकाल इन लोगों ने इसी बहस में, विरोध में, पूरा कार्यकाल इसी में निकाल दिया, जबकि इनको चुनकर के इसलिए भेजा जाता है कि देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या नियम बनने चाहिए, क्या कानून बनने चाहिए, क्या संविधान में क्या। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि प्रिविलेज मोशन की बात हुई थी, वो आप नहीं लाए और आपने निशिकांत दुबे को आगे खड़ा कर दिया कि वो सब्सटैंटिव मोशन लाएं। मतलब एक तरह से आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए संकल्पित हैं, राष्ट्र के लिए संकल्पित हैं। 2047 में कैसे हमारा देश विकसित भारत बने उसके लिए संकल्पित हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी पार्टी के लोग, जितनी भी ये विपक्षी पार्टियां, ये नहीं चाहते कि सदन चले, ये नहीं चाहते कि कोई अच्छे कानून बनकर के आए, ये नहीं चाहते। आप देखिए, अविश्वास पत्र ला रहे हैं लोकसभा। नहीं, मतलब आप तो एकदम सीधे वहां तक पहुंच गए ना कि वो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, वो आगे कर देती है। नहीं, आप तो बहुत आगे बढ़ गए ना। आप तो उनकी सदस्यता पर सवाल उठाने लगे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनको लाइफ टाइम उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इसका क्या मतलब? देखिए विजय भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, होनी चाहिए। यदि आप सदन को नहीं चलने देंगे। मेरा एक सवाल, जैसे अभी आपने सुना, अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी कि निशिकांत दुबे ने अपने मोशन में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राष्ट्र विरोधी जो ताकत है उनके साथ उनका संबंध है। अगर है आपका सांसद, नहीं सुनिए सत्येंद्र जी, आपका सांसद अगर लोकसभा के पटल पर यह बात कह रहा है, ऑन द रिकॉर्ड यह बात कह रहा है, तो आपकी सरकार बैठी क्यों है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? संसद में बोलने का, मोशन लाने का क्या मतलब? संसद की सदस्यता जाने से क्या? आप कार्रवाई कीजिए ना, आप जांच कीजिए और उनको जेल भेज दीजिए अगर है तो।
बिल्कुल विजय सिंह की बिल्कुल कार्यवाही भी होगी, जांच भी होगी, सब कहां हो रही है? आप तो केवल आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो व्यक्ति वेल मैनेज गेम खेल रहे हैं। को गाली देता है, भारत देश को बदनाम करता है, भारत देश में मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मारने की प्लानिंग करते हैं और विदेशों में जाकर के भारत देश की बुराई करते हैं, भारत माता की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाए, देशद्रोही नहीं कहा जाए, तो क्या कहा जाए बताइए? गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से ये लोग वेतन लेते हैं और सदन को नहीं चल लेते थे। हर बार जब भी सदन चलता है हमेशा इस तरीके की समस्या, इस तरीके का विरोध करते हैं। आप करिए, अपना समय लीजिए, समय मिलता है सदन के हिसाब से आप बोलिए, जब आपका समय आता है आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए पटल पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन को चलने तो दिया जाए। सदन को ही नहीं चलने दे रहे। अब चलना तो कभी अविश्वास पत्र लेकर के आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि किसके सांसद ज्यादा है, क्या वो अविश्वास पत्र लाने से लोकसभा से हट जाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने अपनी महिला सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी के चारों तरफ क्यों भेजी? क्या 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 दिखाना चाहते थे? मारपीट करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? क्या हमारे देश नहीं, वो वही तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, संसद के अंदर आप बोल रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। ब्रजेश यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब कुछ ठीक है। संसद के अंदर आप लोग बात कर रहे हैं, संसद के बाहर भी एलओपी अपनी बात रख रहे हैं, उसी तेवर के साथ, उसी अंदाज के साथ आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं उनके खिलाफ या नहीं आ रहे हैं, वो अलग चीज है। राजनीतिक बहस और आर पार की लड़ाई चल रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री जब आते हैं तो महिला सांसद खड़ी हो जाती हैं उनको उस जगह पर, और उनको ऐसा लगता है जब स्पीकर को यह कहना पड़ रहा है कि उन पर हमला भी हो सकता था। दूसरी चीज, आप लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरी चीज, स्पीकर के ऑफिस के बाहर, स्पीकर के चैम्बर में जिस तरह की घटना हुई, ये सब क्या है? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार, और मैं आपको आपके माध्यम से आज सही बात बता रहा हूँ। देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी भी भाजपा के प्रवक्ता जी ने बड़े शालीनता से जो चीज कही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई छुई मुई तो है नहीं, और देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी वहीं उपलब्ध हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि आपको शर्म करनी चाहिए कि ये कहते हुए कि हमको संसद सत्र में हमको खतरा है या प्रधानमंत्री जी को खतरा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो देश के लिए यही हो गया, इसमें ही इनको मौकी खानी पड़ रही है। और रही बात विकास की और 2047 के विकसित भारत की, तो भाजपा प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ और उनके सवालों का जवाब भी देना चाहता हूँ। आप शायद बोल रहे हैं, अगर जवाब की बात की जाएगी ना, तो आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं, बार बार नेहरू के ऊपर जाते हैं और राहुल गांधी की सदस्यता को छीनने का प्रयास करते हैं और बार बार धमकी देते हैं। लेकिन आपने किया क्या नहीं? आपने राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बनाया, कुछ नहीं आया, उनकी 40 साल की सदस्यता क्यों नहीं? और राहुल गांधी ने उनका घर आप किस तरीके से संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी इसीलिए कह रहे हैं कि देश के संविधान पर खतरा है। नहीं, ब्रजेश जी, सारी बातें हैं, लेकिन इस तरह से अटैकिंग मोड में क्यों कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग हो रहे हैं? अटैकिंग मतलब कि एक तो ठीक है, अगर अपनी बातों का अटैकिंग है तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शारीरिक रूप से वो अटैकिंग हो रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल जवाब करते हैं, जब सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी सकता है, या आदमी यही ना है कि संसद में लोग चुनकर जाते हैं, इतने बड़े इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक आइकॉन होते हैं। वो क्या अपने आप को एक सांसद के तौर पर जनता के सामने किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ठीक है, आपके पास फिर लौटते हैं, जरा अभिषेक अलावत जी के पास जाते हैं। अभिषेक जी, जरा आप बताइए, क्या ये जो चल रहा है संसद में, ये आपको क्या लग रहा है? एक फिक्स्ड मैच की तरह लग रहा है कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ उनका संबंध है राहुल गांधी का? अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मोशन लाने की क्या जरूरत है? आनंद जी, मैं जो आपने प्रश्न उठाया है, इसके 2 हिस्सों में इसका आंसर करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं ब्रजेश भाई ने जो बातें कही कि भाई क्या डर था मोदी जी को, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हर एक सिचुएशन की एक डेकोरम होती है।
हमारी पार्लियामेंट का एक डेकोरम रहा है बहुत पहले से कि कोई भी सांसद उठ के दूसरे के पास नहीं जाएगा, उसको छूने की कोशिश नहीं करेगा। एक डेकोरम होता है, एक तरीका होता है बिहेव करने का। राहुल गांधी जी पहले भी वो तोड़ चुके हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस की महिला सांसदों ने वहां पे जाके पोस्टर एक तरीके से लहराने की कोशिश करी, वो डेकोरम के खिलाफ था। चलिए उस चीज को वहां छोड़ देते हैं। आपका प्रश्न का मेरे ख्याल से मैंने जवाब दे दिया। अब मैं आता हूं कि ये सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने नरवणे साहब की किताब को, जो कि अनपब्लिश्ड थी, उसको उठाया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दी है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चलिए छोड़िए, नेशनल हेरल्ड केस हुआ, पूरे देश को उसके फैक्ट आपकी ही पार्टी ने, बीजेपी की ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसको लड़ा कोर्ट में, हम सबको मालूम है। आपने क्या एक्शन लिए? यंग इंडिया जो राहुल गांधी जी की कंपनी थी, जो कि डूब गई और उसने इतने एसेट्स एक्वायर किए, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन किए? जो इनके राहुल गांधी जी के जीजा जी हैं, उन्होंने डीएलएफ से 40 लाख का लोन लेके डीएलएफ से भी 8 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। उसके ऊपर आपने क्या एक्शन किए? क्या समझे इस देश का आदमी? क्या ये फिक्स मैच नहीं है? देश की जो पार्लियामेंट चल रही है उसमें उन मुद्दों पे लड़ाई की जा रही है जिनका देश की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। और जो देश के गुनहगार हैं, जिनके खिलाफ आप इलेक्शन जीते हैं, वो बाकायदा आपके खिलाफ खिल्लियां उड़ा रहे हैं आपकी, और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं दोनों से, आप किस मुंह से देश के नागरिकों के लिए ये कहना चाहते हैं कि हम आपके पैसे के ऊपर खड़े हैं? इतने पैसे हमें मिलने हैं, ये पार्लियामेंट चलाने के लिए, ये विधानसभा में बैठने के लिए, ये हमारे एमपी को तनख्वाह इतनी मिलती है, उसके परिणाम में आपने किया क्या? आप कोर्ट को दोष देते हैं, क्या बात करते हैं? ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता क्या प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को आप केवल इसलिए जेल में नहीं भेजना चाहते क्योंकि आप डरपोक हैं। आप डरते हैं इस बात से कि अगर वो जेल चले गए उन्हें सहानुभूति मिल जाएगी और जनता आपको वोट नहीं देगी, उसको वोट दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपके ऊपर सबसे बड़ा शक ये जाता है कि हिंदुस्तान की जनता के ऊपर आपकी कॉन्फिडेंस कितना है। मैं मानता हूं राहुल गांधी की जो बातें करते हैं वो पूरी बेवकूफाना है, और वो ऐसी है जैसी आजकल के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बातें करते हैं। पर उन्हें मालूम है कि देश में कुछ मूर्ख लोग हैं, और वो हैं, वो हमें मानना पड़ेगा, हर देश में होते हैं। पर आप तो बीजेपी वाले खासतौर से, आप तो इंडिया की इंटेलिजेंसिया पे शक करे बैठे हैं कि इंडिया में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल। कि हम राहुल गांधी पे अगर एक्शन लें, इसमें पावर के बाहर फेंक देंगे, क्या बात? बिल्कुल। अब हाँ, इसका जवाब सत्येंद्र जी जरूर देंगे, जो कि बात आपने कही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर। सत्येंद्र जी जरा ये बताइए, देखिए सवाल ये, मेरा सवाल यही है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा जब आरोप लग रहा है तो इस आरोप की तो जांच होनी चाहिए ना, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं खेल रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना ही तो राहुल गांधी जी को सीरियस लेती है, ना ही देश की जनता राहुल गांधी जी को सीरियस लेती है। और ये सबको पता है, देश की जनता को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो जो बातें करते हैं बिना सिर पैर की बातें करते हैं, कोई भी औचित्य नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, सरकार भी जानती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ध्यान न दिया जाए और खर्चा भी न किया जाए कि अननेसेसरली, मतलब उससे देश की जनता भटके, उनको प्लेटफॉर्म मिले या पूरा देश उस पर चर्चा करने लगे। मैं तो इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से सभी चैनलों से भी यही कहूंगा कि राहुल गांधी पर हम चर्चा ही क्यों करते हैं? चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति जब भी बात करता है देश के हित की तो छोड़िए,
जो बातें होती हैं उसका कोई सिर और पैर ही नहीं होता। और देश की जनता छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपने देखा होगा, जो पुराने धुरंधर कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, धीमे धीमे वो भी अलग होने लगे, वो भी छिटकने लगे। लेकिन जो अभी भी है, वहां भी कांग्रेस में कई सारे गुट हैं जो कि राहुल गांधी के विचारों से, उनकी जो भी भाषण होती है उनसे, जो तो इससे भी आपको फायदा होता है ना? उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इससे और आपको अगर फायदा भी होता है ना आपने राहुल गांधी के बोलने से, तो राहुल गांधी के एक्टिव रहने से? देखिए, ऐसे लोगों को दरकिरार करना चाहिए, देश की जनता को भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी को भी, और हमारे देश की मीडिया को भी। हमें बात करनी चाहिए विकास की, हमें बात करनी चाहिए नियम कानून की, बात करनी चाहिए लोकतंत्र की, बात करनी चाहिए इस तरीके से हमें 2047 में ठीक विकसित है। होना अब जरा ब्रजेश जी ये बताइए कि ठीक है, चर्चा हो रही है, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, अभिषेक जी भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में उस तरह के शब्दों का उपयोग आप कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि बेच दिया उन्होंने, देश को बेच दिया, आप नॉनसेंस कह रहे हैं। ये सारी चीजें खैर हटा दी गई हैं संसद की कार्यवाही से, और उसके बाद प्रिविलेज मोशन को भी लाने का जो इरादा था सरकार ने वापस ले लिया है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस क्या जताना चाह रही है, ये एक सवाल। और जब इस पर सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से कि सब्सटेंटिव मोशन निशिकांत दुबे ला रहे हैं आपके खिलाफ, तब वो कहते हैं कि बीजेपी ने, पत्रकार से कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको कीवर्ड दे दिया है। मतलब आप बीजेपी कीवर्ड दे दी है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। अरे संसद में उनसे, उनके बारे में कहा गया है, हम उनसे पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपको कीवर्ड मिल गया है, आप इसी पर करते रहिए हल्ला। देखिए, हर आदमी गलत है राहुल जी के सामने। देखिए, कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी जी देश की आवाज है, देश की आवाज उठाते हैं और लगातार उठाते चले आए हैं। और राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, खाली केवल सवाल उठा रहे हैं, और सवाल जब उनसे पूछा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कीवर्ड मिल गया। अब मीडिया पर उतर जा रहे हैं और उनको बताने लग रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं, पहले वो पूरी बात आप मेरी सुन लीजिए, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए, सुनिए पूरी बात। आते हैं सत्येंद्र जी, हाँ ब्रजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए है क्योंकि वो देश की आवाज उठाते हैं, और उन्होंने ही अभी आपको देखा होगा संसद के बाहर भी उन्होंने एक बड़ी चुनौती की थी। मैं कहूंगा इसको, उन्होंने ये भी कहा था कि ये डील है जो ट्रंप की, उस पर और 3% से 18% प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अब देश के किसानों को तो हाथ में खड़ा करके उसके बाद प्रधानमंत्री जी मांगते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। उनको राहुल गांधी जी से ज्यादा तो मुझको ही गुस्सा लग जाती है कभी कभी उनके ऊपर। उनकी बात में आपको बता रहा हूँ, बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, तो ये ब्रजेश जी, थोड़ी आवाज आपकी जो आ रही है ना, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। आप अपना फोन जो है वो अपने कान पर लगाकर जरा बोलेंगे तो शायद क्लियर आवाज आ जाए, और अपनी बात पूरी कीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार नेहरू जी और पिछले समय को तोड़ करके आपका दिल खराब करते हैं, जैसे जो आप चल रहा है। मैं उनसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, आपके भी माध्यम से आप भी पूछिए, या भाजपा के प्रवक्ता ये भी पूछे। मैं कह रहा हूँ, याद करके 140 करोड़ जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो इसलिए मैं चुनकर भेजा है कि आप इनका दिमाग एकदम फेल हो चुका है। संसद में आते नए कानून लाएंगे, कानून का नाम बदलेंगे, तो वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद वंदे मातरम के बाद फिर चर्चा को चलेगा, तो फिर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने बेनकाब होकर जो दिमाग से, तो बीजेपी को अपने अंदर मंथन करना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप कलम का दुरुपयोग कर सकते हैं, संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये सवाल, मेरा सवाल सीधा है ना। देखिए, आप सारी बातें अपनी बात रख रहे हैं, अपने नेता को डिफेंड आप कर रहे हैं, लेकिन वो हर किसी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल वो अदालत पर भी उठा देते हैं, न्याय व्यवस्था पर उठा देते हैं, सवाल वो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उस पर उठा देते हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर चीज पर सवाल उठा दे रहे हैं।
मीडिया जब सवाल पूछ रहा है, हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं ना, उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो मोशन लाया है राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए निशिकांत दुबे ने। अब उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग से चर्चा कर रहे हैं, उसी पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कीवर्ड दे दिया बीजेपी ने। वो हर किसी को समझाने ही लग रहे हैं। ये तो सही सवाल आपने किया, ये सवाल बहुत जरूरी है, देश को भी जानना चाहिए। और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, वो नेता उनको जितनी जानकारी है उनको होगी, उससे ज्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सत्ता में भी ठीक है। अभिषेक जी जो ये मोशन है निशिकांत दुबे का सब्सटेंटिव मोशन, इससे जरा ये बताइए कि क्या ये एक खाना पूर्ति है या वाकई ये गंभीर है, और इससे कितना खतरा राहुल गांधी को हो सकता है उनकी सदस्यता को लेकर, और जो मांग कर रहे हैं कि उनके लाइफ टाइम चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया जाए? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन होगा। कारण मैं बताता हूँ, निशिकांत दुबे जी जो है वो बीजेपी की एक लूज कैनन है, कि जैसे बिहेव करते हैं, शायद उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती। उन्होंने जो बातें कही वो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो उनको जो कोर समझते हैं संघ अपने वाले, वो वही भाषा बोलते हैं। परंतु उनकी जो ये मोशन लाया गया है वो कहीं तक पहुंचता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक्शन करना बहुत आसान है। उनके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स है, पेटी क्राइम्स है, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी लोगों को भेजा करती थी जेल। तो कोई मुश्किल नहीं है। ये नरवणे साहब की जो किताब उन्होंने अनपब्लिश्ड है, जो लहराई है, उसके ऊपर भी उनको जेल में भेजा जा सकता है। उसके लिए प्रावधान है हमारे संविधान में, हमारे कानून प्रक्रिया में, परंतु वो उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करेंगे। और ब्रजेश भाई उनको जितना सेव करने के लिए कह रहे हैं, ब्रजेश भाई मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, आप लोगों को, आप प्रवक्ता हैं, आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आप उनको मैसेज भेजिए कि ये जो उन्होंने लाइन पकड़ रखी है ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं से कहीं तक भी फायदेमंद नहीं है। आप बीजेपी की पिच पे, आप ऐसे समझिए कि फास्ट बॉलिंग पिच बनाई है बीजेपी ने, और बीजेपी के पास 7 से ज्यादा फास्ट बॉलर्स हैं, और आप उस पिच पे उतर रहे हैं जिस पिच पे बीजेपी चैंपियन है। आप आइए ना डेवलपमेंट, आप नहीं आ रहे, कोशिश कीजिए, अपने नेता को समझाइए। अब यही तो है सवाल कि अब एक चीज और कि ये इतना अटैकिंग मोड पार्लियामेंट में क्यों देखने को मिल रहा है? मतलब उस तरह का अटैकिंग मोड पहले भी संसद को हमने देखा था, 90s में भी हमने देखा था जब राहुल जी नहीं थे संसद में, तब के संसद और अब के संसद में तेवर एकदम ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा है एक दूसरे के हाथापाई की नौबत आ जाएगी। शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है, संसद तो हंसी मजाक का, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो तो वो ठीक है, लेकिन वो तो गरिमा में वाली जगह है, और वहां से जो मैसेज जाता है देश के लिए कानून बनता है, तो वहां पर इस तरह का जब आचरण होता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, हम लोग घर में अगर इस तरह की बातें कर कोई बच्चा करता है तो उसको हम लोग मना करते हैं, वहां पर इतने अनुभवी लोग हैं और वो लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा रास्ता पकड़ रहा है भारतीय राजनीति का? देखिए, देश की राजनीति इस मोड़ पे पहुंच गई है कि इस तरीके के खेलों को, जो कि स्कूलों में देखा करते थे हम लोग, 10वीं 12वीं के बच्चे इस तरीके से क्लासरूम्स में बिहेव करते थे जब टीचर नहीं होता था। हमारी पार्लियामेंट हास्यास्पद हो गई, मीम्स बन रही है हमारी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ये डेमोक्रेसी की सर्वोच्च पंचायत है, हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत है। हमने उन लोगों को चुना है जिन्होंने हमारा भविष्य के लिए नीति निर्धारण का जिम्मेदारी, और वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वो वहां पे आंख मार रहे हैं, वो वहां पे अपनी बेंच से उठ के आते हैं और चेयर की तरफ कागज फोल्ड करके फेंकते हैं। आपको एक आनंद जी, ये काम हमने बचपन में कब किया था? शायद 7वीं क्लास के बाद हमने कभी ऐसा नहीं किया।
और ये हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत में आना, और ये लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए हम इन्हें रेस्पेक्ट दें। क्षमा चाहते हैं, हम नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान को हाथ में लेकर बोलते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस पार्टी से है। वो पार्टी जिसने 1975 में आपातकाल लगा दिया, वो बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं लोकतंत्र की। जो व्यक्ति देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके महिला सांसद घेरने का काम करती हैं, बेइज्जती करने का काम करती हैं, तो उनका बस कले को पीटने का काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो ऐसे लोग क्या लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं? क्या ऐसे लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं? ऐसे लोग ना तो संविधान के साथ हैं, ना लोकतंत्र के साथ हैं, ना देश के साथ हैं, ना राष्ट्र के साथ हैं। इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता उसी से समझ में आ जाती है कि इनके राहुल गांधी जी जब विदेशों में जाते हैं तो देश के बारे में क्या कहते हैं। और अभी हमारे भाई ब्रजेश यादव जी बात कर रहे थे वंदे मातरम की। आप लोग भी तो अब जैसे अब एक कंटेक्स्ट था राहुल गांधी का कि नरवणे साहब की किताब का जिक्र उन्होंने कर दिया। खैर वो किताब अप्रकाशित थी और उसको लेकर जो हल्ला हंगामा हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर आपने तो कह दिया कि आओ किताब खेलें, और वो सारी किताबों का और उन तमाम चीजों का उल्लेख निशिकांत दुबे लोकसभा में करने लगे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, बाकी कांग्रेस के नेताओं का के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां जो उसमें थी उसका जिक्र करने लगे। देखिए विजय भाई, अभी जैसे हमारे भाई अहलावत जी बता रहे थे कि जब किसी भी पिच पर क्रिकेट होता है, मैच होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास ही बॉलर है या आपके पास ही बैट्समैन है। हर दोनों टीम के पास बॉलर होते हैं, बैट्समैन होते हैं। जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो नहीं कि सामने वाली टीम पर फास्ट बॉलर नहीं है या स्पिनर नहीं है, तो फिर अंतर क्या रहा? टीम पर भी है तो हमारी टीम पर भी है। नहीं, तो फिर अंतर क्या रहा? हमारे पास तो और धुरंधर है। तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं या भारतीय जनता पार्टी कमजोर है तो आप किसी बात पर भी आगे मैच खेलोगे और आउट कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात विजय भाई, जो मैं अभी ब्रजेश यादव जी जो बात कर रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, या जितने भी हमारे भाई वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? देश में जो हमारे देश का हिंदुस्तानी है, जो सच्चा देश का नागरिक है, उसको वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? और वंदे मातरम क्यों नहीं बोला जाना चाहिए जब हमारी देश की आजादी में हमारे क्रांतिकारियों ने, हजारों लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए आजादी के लिए। लेकिन हर विषय का हर शब्द हर विषय का मंच तो अलग अलग है ना। हर जगह एक ही चीज की तो चर्चा नहीं हो सकती ना सत्येंद्र जी। नहीं, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो किसी को दिक्कत है तो वो हमारे देश का सच्चा नागरिक है नहीं। ठीक है ब्रजेश जी। भाई जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम सिर्फ झुकेंगे तो अल्लाह के सामने झुकेंगे, उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। अरे भाई, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर देश से बढ़कर के धर्म होता है? भाई, जिस देश में आप रहते हो तो पहले हमें देश का, संविधान का सम्मान करना होता है और उस देश के लिए देश को बोलना ही पड़ता है। भारत माता की जय भी बोलनी पड़ती है, वंदे मातरम भी कहना पड़ता है, जय श्री राम भी कहना पड़ता है। भाई, जब आप हमारे देश के विरोधी ताकतों से मिलोगे, या जो पाकिस्तान चाहता है कि हम भारत माता की जय क्यों बोले, मान लिया पाकिस्तान कह सकता है, वंदे मातरम क्यों बोले, मान लिया। लेकर आप वहीं पर आ रहे हैं सत्येंद्र जी, आप लेकर चर्चा वहीं पर आ रहे हैं। इसीलिए मेरा पहला ही सवाल वही था कि अगर कोई देश विरोधी हरकत कर रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये उठाई थी, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं उठनी चाहिए आवाज? क्यों नहीं? भाई, वही पाकिस्तान है इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। आप नहीं, आप इसकी दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं कि कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, कांग्रेस ने दो कानून क्यों बनाती है? धर्म के आधार पर क्यों बनाती है कानून? बताइए। नहीं, कांग्रेस ने एक ही देश में दो कानून, वो भी धर्म के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी बार बार
बार बार पिछले समय में जा करके आज के समय को बर्बाद करती है और विपक्ष को भी भटकाती है और पूरे देश की जनता को भी भटकाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है कि वो किन मुद्दों से चुनाव में आए थे और 2013 में किस आधार पर वो सत्ता में आई 2014 में, तो उस पर कभी भी जनता के लिए उन्होंने काम किया, कभी वादे पूरे किए? ये सिर्फ झूठा ढोंग अलापते हैं कि 2047 विकसित, $5 ट्रिलियन, ये वो तमाम ये जुमले फेंकते हैं। मैं बता रहा हूँ संसद सत्र के अंदर ठीक है सत्येंद्र जी, जरा यहाँ पर तो कांग्रेस को बोलने दीजिए। देखिए संसद आ रहे हैं थोड़ा, हाँ और रुक जाइए सत्येंद्र जी। अत्याचार है, राष्ट्र विरोधी लीजिए, आप बोलने दीजिए। आप बहुत बोल चुके, मेरी भी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, घबराइए नहीं। हाँ ब्रजेश जी, आप अपनी बात। लोकसभा जैसे मंदिर को अगर गंदा करने वाला कोई है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप भूल गए हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश बिधूड़ी जी संसद सत्र में किस तरीके से भद्दी गालियां देते हैं और संसद जैसे मंदिर का अपमान करते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मेरे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलता है। क्या यह देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? 140 करोड़ जनता की आत्मा पर और संविधान पर प्रहार नहीं था? भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर बात करती है? मैं बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी 60 दिन का मौका मानते हैं, नोटबंदी करते हैं और 60 दिन कहते हैं हमको दे दीजिए और आतंकवादी घटनाओं को विराम लगेगा। क्या आतंकवादी घटनाएं रुक गई? प्रधानमंत्री जी उस पर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी नेहरू के पास चले जाएंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे। वंदे मातरम तो हमारी आत्मा में, हमने खून दिया इस देश के लिए, आजादी के लिए शहादत दी है, हमसे आप वंदे मातरम का प्रमाण ले। अरे नकली अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग वंदे मातरम और तिरंगा और राष्ट्रगान की बात अगर करते हैं तो ये 140 करोड़ की जनता भी हंसती है आप पर। आप कभी भी देश की एकता के लिए काम नहीं करते हैं। आप नफरत होकर देश को चला रहे हैं और देश को गुमराह करके विपक्ष को भी गुमराह करते हैं, और इसी पर राहुल गांधी जी का सवाल रहता है और आप लोग एक तरफ से लगकर राहुल गांधी जी को गुनहगार साबित करने लगते हैं। ये आपकी गलत नीति है। 140 करोड़ जनता ने आपको चुना है, सोने का दाम आपने कहां पहुंचा दिया? गिरती रुपये पर अगर हम लोग सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी जी डमरू बजाते नजर आते हैं। क्या डमरू बजाना है तो आप जवाब दीजिए ना, देश का रुपया क्यों पतला हो रहा है? प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर रही है कि नहीं गिर रही है? आप कहते हैं हमने मकान दे दिया, हमने शौचालय दे दिया, हमने आवास दे दिया। मैं कहता हूं सोने के भाव पर चारों को जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी सोने के दाम में, इस देश से सोने के दाम में ही पूरे योजनाओं का पैसा निकाल ले रही है। देश में धन के नंबर। ठीक है ब्रजेश जी, ये सवाल आप कर रहे हैं और ये आपको करना चाहिए, यही तो सवाल होना चाहिए। जनता भी चाहती है कि सवाल करें, लेकिन ये सवाल आप पार्लियामेंट में करते नहीं हैं। पार्लियामेंट में आप सवाल करते हैं वो उस अनपब्लिश किताब को लेकर, सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते। यही तो जनता पूछ रही है कि आखिर ये कौन सी रणनीति है। वो सारी चीजें आप लोग करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करते। यहां पर इतना अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं कि ये हुआ है, तो ये इन चीजों का जवाब देना चाहिए। वहां पर आप सवाल नहीं करते, वहां पर आप नरवानी की किताब को लेकर उसी पर फंसे हुए हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं, वहीं पर टिके हुए हैं। यही चीज है। दूसरी चीज कि आपने कहा आतंकवाद को लेकर, क्या आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुई हैं? उसी रफ्तार से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जिस रफ्तार से कांग्रेस के दिनों में, या यूं कहें कि 2014 के पहले की घटनाएं हुआ करती थी, चाहे अटल जी के ही शासनकाल रहा हो, उससे कम नहीं हुई है। क्या आपको इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। किस आधार पर? कैसे आप नहीं देख पा रहे हैं? कैसे आप नहीं देख पा रहे हैं? कैसे आप नहीं देख पा रहे हैं? हम जहां पर हैं, इसी एनसीआर में इतनी घटनाएं होती थी, लोग मरते थे, बाजारों में बम फूटते थे, विस्फोट होते थे। पंजाब, जम्मू कश्मीर आज बदल गया है ना। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था कांग्रेस को, वो उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो स्थितियां बदली है ना। ये आप आरोप के लिए सिर्फ आप ये कह दीजिएगा कि नहीं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। देखिए आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी नोटबंदी किए थे आतंकवादी घटनाएं कमर तोड़ने के लिए। हुई, कम नहीं हुई क्या? मैं आपकी बात, आप सवाल देता हूँ, आपका जवाब देता हूँ। कम नहीं हुई क्या? कम नहीं हुआ। दिल्ली जैसे जहाँ से हमारे देश का संविधान चलता है, दिल्ली जो सबसे सुरक्षित स्थान है, वहाँ अरे नोटबंदी पहली बार तो नहीं हुई थी ना। इस देश में नोटबंदी पहले भी हुई थी। आप उसको वहीं पर नोटबंदी कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद कितने चुनाव हो गए, गंगा में कितना पानी इधर से उधर चला गया। पहले तो हाँ, उसके बाद भी जनता ने उस पर मुहर लगाई। के ऊपर जो
सवाल ये डालते हैं क्या उसके बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, चुनाव नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं कि जो चीजें सरकार की आती हैं उस समय उस पर एक रेफरेंडम जनता देती है चुनाव के जरिए। हमारे यहाँ यही परंपरा है। और उसके बाद क्या आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? आतंकवाद कम नहीं हुआ? करीब करीब अपने खात्मे की ओर नहीं है? क्या नक्सलवाद करीब करीब अपने खात्मे की ओर नहीं है? आप ही के राज में उसी नक्सल राज था जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की हत्या हुई थी छत्तीसगढ़ में। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे मैं मान लूं इस चीज को, जब मैं यही चीज कह रहा हूँ जम्मू में अभी कैसे नहीं मान रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे नहीं मान रहे हैं? अभिषेक जी जरा समझाइए, आप बताइए। ब्रजेश जी, आपको शायद याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक रेड बेल्ट हुआ करती थी। एक रेड बेल्ट हुआ करती थी जिसमें देश के नेता छोड़िए, वहाँ ये हमारे देश की सेना भी वहां घुसने से डरा। वो पूरा रेड कॉरिडोर था, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश होते हुए झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक। तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता एक बार बहुत बड़े कॉन्वॉय के साथ वहां गए और इतनी बुरी तरीके से हत्याकांड हुआ था। मनमोहन सिंह जी बड़े ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे, सोनिया गांधी जी बहुत ही आयरन लेडी हैं, इन्हीं के राज में ये हमला हुआ था। और 64 से ज्यादा कांग्रेस के साथ, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप मारी गई। हाँ, वो लोग एक कार्यक्रम में जा रहे थे, कांग्रेस की सभा थी, उसमें वो लोग जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ जी। और आज ये स्थिति है कि वहां के जो टॉप लीडरशिप है माओवादी की, वो सरेंडर कर लिए, जो सरेंडर नहीं कर रहा वो मारा जा रहा है, रोज की खबरें होती हैं साहब। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कश्मीर की स्थिति। मैं खुद वहां पे रह के पला बड़ा हूँ, उधमपुर आर्मी स्कूल उधमपुर की मेरी 12th है साहब। कारगिल वॉर के टाइम पे हम वहीं रहे। हमने देखा है कि किस तरीके से जब आतंकवादी हर महीने लगभग 10 दिन हमारे कश्मीर में जाम हुआ करता था, स्कूल बंद हुआ करते थे, हमारे स्कूलों का इंस्पेक्शन हुआ करता था, हमें ड्रिल सिखाई जाती थी कि आप जो है टेबल के नीचे छुप के सोइएगा अगर आपके ऊपर हमला हो गया। और मैं अभी पीछे जाके आया हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं वहां पे, 1 साल से एक भी ऐसी ड्रिल नहीं है उनके स्कूल में। मैं एज ए स्टूडेंट भी आपको बता रहा हूँ, ये चेंजेस हैं साहब, ये धरती पे हैं, इसको आप डिनाई नहीं करते। आपके पास मौका था, आपने नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, आगे का रोड मैप तो बताइए। यही तो हम मांग रहे हैं, इससे ज्यादा आपसे मांगा क्या है? बिल्कुल ब्रजेश जी, इस सरकार ने एक डेडलाइन दिया है 31 मार्च तक का नक्सलिज्म को खत्म करने का, तो वो एक डेडलाइन तो हो, ठीक है 100% हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक डेडलाइन हो तभी तो काम करते हैं। हम पढ़ाई के लिए भी तो अपना एक डेडलाइन लेकर चलते हैं कि हमें इतना % मार्क्स लाना है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमें IAS बनना है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वो डेडलाइन जब तक नहीं होगा तब तक तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। इसका एक उदाहरण मैं पेश कर दूं सर। देश में ये हर जगह जहां जहां चुनाव आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी सम्मानित जो हैं, वो जहां जहां जाते हैं आजकल हर चुनाव में, हर राज्यों के चुनाव में वो घुसपैठियों को ही बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक देश को 140 करोड़ जनता को 10 घुसपैठिए दिखा नहीं पाए हैं। तो जो है ये जो गुमराह करते हैं, बाहर ये निकल के जब मंचों पे खड़े होंगे तो ये मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, तमाम गंदी राजनीति करेंगे जिससे पूरे देश की जनता शर्मसार होती है। इस पर इनको मलाल नहीं है। राहुल गांधी अगर कुछ बोल दे तो इनको सबसे ज्यादा खटक जाते हैं कि ये समस्या ये है, ऐसा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है आज अच्छा, वो कौन थे? देखिए ब्रजेश जी इसका जवाब तो सत्येंद्र जी को देना चाहिए, लेकिन वो लोग कौन थे जब पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और बड़ी संख्या में वो बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे? वो कौन थे? देखिए बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो कौन थे? अगर आप ये रोहिंग्या कौन है? ये रोहिंग्या कौन है? वो जो शेल्टर बना है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो कौन है? सुनिए, जो शेल्टर बना है वो असम में बना है और दूसरे स्टेट्स में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी बनाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि उनको वहां पर रखिए अगर किसी को संदिग्ध है तो, और फिर उनके कागज को जांच की जाएगी और वाकई वो घुसपैठिए होंगे तो उनको वहां छोड़ा जाएगा। ये कौन है ये लोग जो वहां पर अभी रह रहे हैं उन सेंटर से? अभी तो देश को नहीं दिखाया ना। अरे सेंटर है ना, असम में सेंटर है ना,
क्या अभिषेक जी, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। कई जगह पर तो सेंटर्स हैं और वहां पर रह रहे हैं ना। लेके जाइए वहां पे, हाँ, तो मिल जाएंगे सारे। तो देश को बताइए ना कितने घुसपैठिए आप अरे, तो अरे, गुड़गांव से वीडियोज हैं। आप चाहते हैं किस दुनिया में रह रहे हैं? बेटियों को देखिए, आप चाहते हैं कि जो भी हो उसका तुरंत जवाब आए। 2014 में जब सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जब बनी थी अभिषेक जी, तो बजट पर चर्चा हो रही थी। अरुण जेटली जी का बजट था और हुकुमदेव नारायण यादव का भाषण हो रहा था। उस भाषण में उनको टोका गया कि 9 महीने हो गए सरकार के, तो उन्होंने कहा कि 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है, ये कहा गया था। तो उन्होंने कहा था कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा पैदा होते चलने लगता है, क्या दौड़ने लगता है क्या? अब आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया के बारे में तुरंत बता दिया जाए। सरकार यही तो कह रही है कि जो संदिग्ध हैं हम उनको वहां पर रख रहे हैं, उनके कागज पत्र को हम जांच रहे हैं और जब हो जाएगा तो हम बता देंगे। देखिए, प्रोसेस होता है ना। जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो ये इन्होंने नाम चेंज किया है, केवल पॉलिसी कांग्रेस की ही थी। उसी समय के आईपीएस के आए थे कि एक सिटीजनशिप का रजिस्टर होना चाहिए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। उसके लिए जब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कदम आगे बढ़ाए तो देशव्यापी आंदोलन किए, आपकी पार्टी ने समर्थन किया उन आंदोलनों का, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब मजे की बात ये देखिए कि मुसलमान लोग के मोहल्ले, वो लोग जो ये कहते थे कि हमारे पास कागज नहीं है, वो कह रहे कि हम अपने कागजों को मजबूत करेंगे, हम हिंदुस्तान के नागरिक। ये चेंज आया है। देखिए, वो भले ही बीजेपी को वोट ना दे, परंतु उन भारतीय मुस्लिम नागरिकों ने अपने कागजातों को एसआईआर की प्रक्रिया के ही कारण अपने कागजातों को मजबूत कर लिया। वो पक्के नागरिक। तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए बीजेपी को कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी को उन्होंने इतने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया और आप उनको लड़ते रहते। सत्यन जी, देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी को यही कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे कोई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनके मन मुताबिक भी काम करती है, तब भी इनको दिक्कत होती है। ये कहते थे वोट चोर सब्जी छोड़, वोट चोर सब्जी छोड़, वोटों की चोरी होती है। अब जब भारतीय जनता पार्टी एसआईआर लेगी, जब जो लोग मृत हो गए थे उनके वोटर लिस्ट में नाम थे, उन सबको हटाया जा रहा है, करेक्शन। आपके यहाँ भी, आपके प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ घुसपैठिए संदिग्ध तौर पर सामने आए, क्या पता चला क्या? बिल्कुल, आप ये पूछता है विपक्ष और कांग्रेस भी। कई बार वीडियोज देखे हैं, चैनलों पर ही देखा है, आप लोग न्यूज चैनलों पर ही चलाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर चल रहा था या चल रहा है, तो कितने लोग देश को छोड़कर बॉर्डर से जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, लोग अपने आप भी जा रहे हैं। कितनी वीडियो आती है, वो बताते हैं कि हम बांग्लादेश के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, हम पर आधार कार्ड नहीं है, कैसे हम आए, और वो धीमे धीमे जा रहे हैं। अरे आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के साथ भी जब हमारा अभी जो हमला हुआ था, उसके बाद जब हमने उनको एयर स्ट्राइक किया, जब बिल्कुल हमने बंद कर दिया कि पाकिस्तानी व्यक्ति अब नहीं रहेंगे वीजा, तो कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक आए। मैं 15 साल से रह रहा था, 20 साल से रह रहा था और मैं अब अपने देश नहीं जाना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वीडियो तो हम सबने देखे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखते। पता नहीं क्यों नहीं दिखते, कहाँ रहते हैं, क्या सोते हैं? जब सोशल मीडिया पर सब दिखता है, वीडियो दिखते हैं, न्यूज चैनलों पर आप जैसे भाई दिन रात मेहनत करके ये न्यूज उनको दिखाते हैं, जब इनको तब भी नहीं दिखता। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि अपने कार्यकर्ता बॉर्डरों पर जाकर के लगाएं, बॉर्डरों पर देखें क्या हो रहा है, बॉर्डरों पर कैसे आते हैं और कैसे जा रहे हैं। भाई घुसपैठ को रोका जा रहा है, और यदि रोका जा रहा है तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इनका कोड वोटर है वो, या ये उनके बूथ पर सरकार बनाते आ रहे थे? क्या कारण था? भाई मैं तो कहना चाहूंगा सोनिया गांधी जी भी इलीगल थी, वो देश की नागरिकता लेने से पहले ही वोट। अच्छा, ये बता दीजिए, अब चर्चा के आखिरी मोड पर हैं हम लोग, सत्येंद्र जी, चर्चा के आखिरी मोड पर हैं हम लोग। ये बता दीजिए कि अगर निशिकांत दुबे, मैं फिर वही पहले सवाल पर ही आ रहा हूं और यहीं से फिर हम चर्चा को
खत्म करने की, आज की चर्चा को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ये बता दीजिए कि अगर निशिकांत दुबे फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ वो जुड़े हुए हैं, सोरोस और दूसरे जो फाउंडेशंस के साथ उनके लिंक को बता रहे हैं, तो कार्रवाई तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए ना, या सिर्फ बयानबाजी ही चलेगी? देखिए आनंद जी, जो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं, तो ये बात मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों से साथ ही ठोक कर कहना चाहता हूँ, ये सत्य बात है। और रही बात जांच की और कार्रवाई की, तो भारतीय जनता पार्टी ना किसी को छोड़ती है ना किसी को छोड़ेगी। ठीक है, अब ये भी देखा जाएगा। लेकिन क्या राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया है, ब्रजेश जी, राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया है कि टकराव वाली राजनीति को वो आगे बढ़ाएंगे, तैयार है, देश के चाहे कुछ भी हो, भी तैयार है, टकराव के लिए भी तैयार है और कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। यदि गलत काम करेंगे, देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ेंगे, करेंगे, देश के विरोध में खड़े होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर कार्रवाई करेंगे। आप देखना, जल्दी आपको सभी चैनलों पर ये दिखेगा कि हमारे देश के विरोधी जो थे उन पर ठीक है। एक आज की चर्चा का आखिरी कमेंट अभिषेक जी आपसे ही, लोकतंत्र की ये परीक्षा का दौर चल रहा है क्या सर? हमने चर्चा की शुरुआत ये की थी कि राहुल गांधी जी के ऊपर इतना मोर्चा क्यों खोला जा रहा है। हाँ, मेरा लास्ट कमेंट ये रहेगा कि राहुल गांधी जी ने लास्ट समय अटेम्प्ट किया है चैलेंज करने का बीजेपी की गवर्नमेंट को कि मैं यहां तक कर सकता हूं आपके साथ, अगर ये अरेस्ट मी इफ यू कैन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मैं सिंपैथी से वोट लेके आऊंगा और वापस जीत जाऊंगा। तो बीजेपी इस थ्रेट से डरती है, इस चैलेंज को ले नहीं सकती। क्या ये लोकतंत्र की परीक्षा का दौर भी चल रहा है सर? खैर, हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि उसको परीक्षा देना पड़े, लेकिन इस तरह की बातें जब होती हैं, देखने को जब मिलता है, तो एक अनायासिक सवाल उठने लगता है। जी साहब, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। ये परीक्षा का समय है, और हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए। आप जहाँ भी डेमोक्रेटिक छोड़िए, डिक्टेटरशिप छोड़िए, चाइना में भी आप देखिए, वो वहाँ पे जनरल्स को मारा जा रहा है और ट्रम्प साहब कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो दुनिया में टाइम्स चल रहे हैं साहब, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। सत्येंद्र त्यागी जी आपका, ब्रजेश जी आपका और अभिषेक अलावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे की बात में राहुल पर मोर्चाबंदी में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।